morning students, welcome back all of you to my channel MBSC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you lesson number 7 and your first headline है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। जैसे कि आप हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं कि किसी चालक में अगर वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पहले से मौजूद है B, तो इस पर एक बल लगता है F बराबर IBL। अर्थात वैद्युत धारा अगर चालक में प्रवाहित हो रही है तो इस पर बल लगता है। अब अगर वैद्युत धारा ना प्रवाहित हो रही हो, यहाँ पर कोई आवेश भागता हुआ जा रहा हो Q, अगर कोई Q चार्ज भागता हुआ जा रहा है तो आवेश के प्रवाह से भी तो वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। आवेश के प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश अगर जा रहा है, धन आवेश अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट इसकी सेम डायरेक्शन है, इसके सेम डायरेक्शन में करंट भी जा रहा है। इसका मतलब है चाहे वैद्युत धारा प्रवाहित हो चाहे आवेश गतिमान हो, उस पर बल लगेगा, जिसको आप लॉरेंज बल कहते हैं। धनावेश जिस दिशा में चलता है वैद्युत धारा उसी दिशा में चलती है। अगर यहाँ ऋणावेश होता तो ऋणावेश जिस डायरेक्शन में चलेगा उसके विपरीत दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ने जा रहे हैं लॉरेंज किसी आवेश पर लगने वाला बल। तो देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम कोई चुंबकीय क्षेत्र मान लें, अगर हम इस प्रकार से बना रहे हैं क्रॉस, तो इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो अंदर की ओर है। हम बोलेंगे कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम डॉट बना रहे हो तो बाहर की ओर। ये पहचान है आपके इसमें कि अगर क्रॉस बनाओ तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र बाहर से ऐसे जा रहा है, बी की डायरेक्शन अंदर की ओर है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। और अगर यहाँ पर डॉट बिंदु रखे हो तो इसका मतलब बाहर की ओर होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई अंदर की ओर। अब अगर यहाँ पर कोई हम आवेश Q छोड़ दें V वेग से, तो जैसे ही ये अंदर प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र में तो इस पर एक बल लगने लगता है, और उस बल के कारण इसका जो रास्ता होता है वो इस प्रकार से हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। तो हमको सबसे पहले ज्ञात करना है चालक पर लगने वाला ये बल जो है, इसके लिए यहाँ पर आपको जानना है। तो आप ये फार्मूला जानते हैं, F इक्वल टू IBL साइन थीटा, ये जानते हैं ना। अब आप T से अगर यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, I T से यहाँ गुणा कर दिया, B L और T से यहाँ गुणा कर दिया। समझ पाए, समय जितने समय तक ये गतिमान हुआ है उस समय से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये जो है T समय तक गतिमान हुआ है और T समय तक इस आवेश ने L दूरी तय कर लिया है, यह आवेश किसी चालक में चल रहा था, ठीक है, किसी एक सीधी डायरेक्शन में चल रहा है या वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, तो कितने समय तक चला है, T समय तक, और इसमें दूरी कितनी कवर कर ली है, L कवर कर ली है। तो यहाँ पर हमने T से यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब देखिए ये IT बराबर क्या होता है, Q बराबर IT होता है, B चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और L अपान T दूरी, अब विस्थापन बटे समय क्या कहलाता है, वेग। ठीक है, ये वेग हो गया, ये क्या है, दूरी है, ये क्या है, समय है, तो ये वेग हो जाएगा V साइन थीटा। तो ये आ गया F इक्वल टू QVB साइन थीटा। ये बल लगता है किसी आवेश पर। अगर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये बल लगता है किसी चालक पर, और अगर कहीं चालक नहीं है या चालक में आवेश आप ले रहे हैं, आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस पर बल क्या लगेगा, F बराबर QVB साइन थीटा। इसी को हम कहते हैं लॉरेंज बल का सूत्र भी बोलते हैं, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या है कि जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल लगता है जो कि इसको अपनी स्थिति से मूव कराने का प्रयास करता है। इस बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। और इसी सिद्धांत पर सारी जो मूविंग डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में फैन है, मोटर, जो भी ये बना हुआ है, सब इसी सिद्धांत पर बना हुआ है कि जब फोर्स अप्लाई होता है तो उस फोर्स को अगर हम ऐसे यूज कर रहे हैं कि वो बलाघूर्ण उत्पन्न कर सके तो कोई वस्तु अपने स्थान पर मूव करने लगेगी। अगर इसको हम ऐसे यूज कर रहे हैं कि किसी सीधी डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा हो तो उसको लीनियर फॉर्म में गति कराने लगेगा। मतलब इस बल का प्रयोग हम डिफरेंट प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, बट बल यही होता है, जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है उसमें अगर कोई बल लग रहा है तो F बराबर QEB साइन थीटा है या फिर F बराबर IBL साइन थीटा है। ठीक है, तो अभी केवल इतना ही, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा लॉरेंज बल क्या है, या किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। B चुंबकीय क्षेत्र में अगर Q आवेश V वेग से गतिमान होता है तो उस पर F बराबर QEB बल लगता है। समझ पाए इस चीज को, लिख लीजिए। हाँ, अब इसमें देख लीजिए, इस फार्मूला में अगर हम थीटा को देखें, थीटा क्या है, तो थीटा होता है V और B के बीच का एंगल होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और चालक की आवेश की गति जिधर को इसके बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो अगर
चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये है अंदर की ओर, ठीक है, और आवेश ऐसे जा रहा है तो इसके बीच एंगल इस समय कितना है 90 डिग्री। तो इस समय जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, इस समय जो बल लगेगा वो अधिकतम लगेगा, क्योंकि साइन 90 का मान मैक्सिमम होता है, वो भी 1 होता है, इससे बड़ा मान कोई नहीं होता। और अगर इस डायरेक्शन में ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है और इसी डायरेक्शन में आवेश भी जा रहा हो तो एंगल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो साइन 0 का मान 0 होता है, तब कोई भी बल नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर दो कंडीशंस आपकी ये बन जाती हैं। यदि चालक की गति चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, लंबवत का मतलब जानते हैं 90 डिग्री पर लंबवत है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। यहाँ जब 90 डिग्री रखेंगे तो बल अधिकतम आ जाएगा क्यू वी बी, ये आ जाएगा। यदि चालक नहीं, चालक की गति नहीं, चालक की गति नहीं, आवेश की गति, यहाँ आवेश की गति, यदि आवेश की गति चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहा जाए या चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश कहा जाए, एक ही बात है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है तो थीटा बराबर 0 अंश, और जब यहाँ पर 0 लिखेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर न्यूटन इसका यूनिट हो जाएगा, बल है ना न्यूटन, न्यूटन हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन और नोट कर लीजिए। जब ऐसे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है तो ऐसे जाएगा तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा, सीधे चला जाएगा, इसका पथ कैसा हो जाएगा ऋजुरेखी सीधा। जब किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लगेगा तो उसके रास्ते में उसके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो सीधे चला जाएगा। और अगर इस पर कोई बल अप्लाई होने लगेगा तो हम देखेंगे फिर बल की डायरेक्शन क्या है, उसी अनुसार उसका रास्ता भी बदल जाएगा, ठीक है। तो ये इतना और नोट करिए। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश प्रवेश करेगा तो उस पर बल लगेगा, और बल की डायरेक्शन किस पर डिसाइड होगी, एंगल पे डिसाइड होगी, बल किधर को लगेगा, ठीक है। तो जब बल भिन्न भिन्न डायरेक्शन में लगेगा तो जो इसकी गति होगी उसका जो पथ होगा वो भी डिफरेंट हो जाएगा। जैसे अगर हम इसको 0 अंश पर प्रवेश करा दें, आवेश को अभी ऐसे छोड़ रहे थे, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, अगर इसी डायरेक्शन में हम आवेश को भी छोड़ दें तो इसका मतलब है कि हमने 0 अंश पर प्रवेश कराया ना। तो जब हम 0 अंश पर आवेश को प्रवेश कराएंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा 0, Q V B साइन 0, और साइन 0 का मान 0। तो अर्थात जब हम ऐसे प्रवेश कराएंगे तो इस पर आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा, और जब कोई बल नहीं लगेगा तो जिस रास्ते से जा रहा था सीधा चला जाएगा, तो पथ कैसा होगा ऋजुरेखी, इसको हम ऋजुरेखी पथ कहते हैं। यहाँ पर 3 कंडीशन है कि जब 0 अंश पर प्रवेश करेंगे तो पथ कैसा होगा, जब 90 डिग्री पर प्रवेश करेगा तो पथ कैसा होगा, और इन दोनों के अन्य किसी एंगल पर प्रवेश करे तो उसका पथ कैसा होगा। और इसमें से एक ऑब्जेक्टिव अक्सर तुम्हारा आता है, ऑब्जेक्टिव आता है कि 30 डिग्री पर आवेश प्रवेश कर रहा है तो उसका पथ कैसा होगा, बहुत बार क्वेश्चन आया है। 60 डिग्री पर प्रवेश कर रहा है तो पथ कैसा होगा। तो 3 आपको याद कर लेना है अलग अलग। पहला नंबर 1, यदि चालक की आवेश की गति चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है या चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है तो आवेश पर लगने वाला बल 0 हो, अर्थात आवेश का पथ ऋजुरेखी, ठीक है। अर्थात आवेश का पथ ऋजुरेखी होगा। ऋजुरेखी को बता चुके हैं पहले, इसका मतलब क्या होता है, एक सीधे, अर्थात आवेश का पथ ऋजुरेखी होगा। एक ऑब्जेक्टिव आपका हो गया यहाँ पर। ये बात समझ गए कि क्यों ऋजुरेखी हुआ है। जब भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चलेगा तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, जिधर आवेश जा रहा सीधे चले जाएगा, उस पर कोई भी बल आरोपित नहीं होगा। पहली कंडीशन नोट करें, नंबर 1। अब इसी के अंतर्गत एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति के अंतर्गत अब आप पढ़ेंगे कि यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे तब क्या होगा। तो यहाँ पर समझिए, देखिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर की ओर है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, और आवेश को हम ऐसे छोड़ रहे हैं v वेग से। तो पहले तुमने v वेग से इसको छोड़ा है तो v वेग के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पर ये आ जाएगा। और जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र में आ जाएगा तो अब मान लीजिए आवेश इस समय ऐसे चल रहा है, ये आवेश q की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो अगर q आवेश हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिया है,
ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज लिया है तो करंट उसी दिशा में चलेगा ना। आवेश अगर कहीं भी चलेगा तो वहाँ करंट का प्रवाह, धारा का प्रवाह होगा। तो अगर आवेश इस समय इस डायरेक्शन में चल रहा है यहाँ पर, तो धारा का प्रवाह भी तो इसी डायरेक्शन में हो रहा है। धारा का प्रवाह ऐसे हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, ठीक है। तो अब देखिए इस पर बल कितना लगेगा आवेश पर, और किधर की ओर लगेगा। 10th में जो आप पढ़ के आए हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। नियम नंबर 1 किस काम आता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं ज्ञात करना है, यहाँ चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो 2 नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। तो जो यहाँ पर आसान होगा वो हम यूज कर देंगे, हम यही यूज कर दे रहे हैं। ये होता है वैद्युत धारा की दिशा, ये होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये होती है बल की दिशा, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है तो अंगुलियां हमने अंदर की ओर किया, और यहाँ पर वैद्युत धारा की दिशा किधर है, अंगूठे की ओर। समझ पाए कि नहीं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंगुलियां किया, और वैद्युत धारा चलती है धन आवेश की डायरेक्शन में। अगर अभी ऋण आवेश होता तो धारा हम अपोजिट करते हैं, ठीक है। तो अंगूठे को किधर किया है, धारा की दिशा में। तो हथेली का तल ऊपर की ओर जा रहा है, अर्थात इस पर बल यहाँ पर जो लगेगा वो लगेगा ऐसे। समझ पाए यहाँ पर। अब आवेश यहाँ पर आ गया, मान लीजिए यहाँ पर आवेश आ गया, क्यों, तो यहाँ पर फिर से आप यही नियम अप्लाई करें, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, और अंगूठे को फिर हमने धारा की दिशा में किया, तो बल किधर लगेगा, अंदर की ओर, केंद्र की ओर। तो यहाँ पर भी बल इधर की ओर लग रहा है। इसको हम यहाँ पर ले आए, आवेश यहाँ पर आ गया, मूव करते इसमें बल लग रहा है। ये जब बल लग रहा है तो ये चलता जा रहा है आगे की ओर, ठीक है। क्यों, आवेश यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर भी अंगुलियां किधर करेंगे, अंदर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, और अंगूठा किया धारा की दिशा में, धारा उधर चलेगी जिधर आवेश चल रहा है, तो बल किधर लग रहा, अंदर की ओर। आप समझ गए होंगे, चाहे जहां पर इसको हम लेकर के आएंगे बल सदैव अंदर की ओर लगेगा, और जब बल इधर की ओर ये लगेगा तो इसका जो पथ हो जाएगा वो वृत्ताकार हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका पथ कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया आपका, कि अगर 90 डिग्री पर प्रवेश करेगा, किससे 90 डिग्री पर, चुंबकीय क्षेत्र से, तो उसका पथ वृत्ताकार हो। अब चाहे ये रूल आप अप्लाई कर दीजिए, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र, और ये होती है वैद्युत धारा, और ये होती है बल की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र अंदर किया, वैद्युत धारा की दिशा में मध्यमा किया, तो अंगूठा किधर जा रहा, अंदर की ओर जा रहा, ठीक है। तो अब इसका पथ एक वृत्ताकार पथ हो जाएगा, और जब वृत्ताकार पथ है तो इसकी कुछ त्रिज्या भी होगी यार, त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। और आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल पढ़ा है। तो न्यूटन का कहना है कि अगर कोई कण, कोई भी कण जिसका कुछ द्रव्यमान है, अगर वो वृत्ताकार पथ पर गतिमान है तो उस पर एक और बल लगता है अंदर की ओर, जिसको हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं हो सकती जो वृत्ताकार पथ पर गतिमान हो और उस पर अभिकेंद्र बल ना लग रहा हो, ठीक है। तो पहले तो केवल ये आपने जाना कि ये वृत्ताकार पथ पर गतिमान होगा। अब अगर वृत्ताकार पथ पर गतिमान होगा तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, कितने बड़े क्षेत्र में ये गतिमान होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए ये आवेश था, इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, और ये v वेग से इधर की ओर चल रहा है, v वेग से चल रहा है, तो इस पर एक बल अंदर की ओर लग रहा है, और वो बल आपका क्या है, q v b sin थीटा, और थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका वेग जो है ऐसे है और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तो इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो एक बल तो इस पर अंदर की ओर लग रहा है, q v b sin थीटा। और अगर आपने फर्स्ट ईयर में डीपली पढ़ा हो, पता नहीं पढ़ा है कि नहीं, कि जो अभिकेंद्र बल को हम छदम बल कहते हैं, और छदम बल वे बल होते हैं जो कि स्वयं में इनका अस्तित्व नहीं होता है, किसी दूसरे माध्यम से उत्पन्न होते हैं। तो ये जो अभिकेंद्र बल मिलता है इसको, वो इसी बल के कारण मिलता है। यही बल इसको अंदर की ओर अट्रैक्ट किए रहता है, और जो बल किसी वृत्ताकार पथ वाले कण को केंद्र की ओर खींचता है उस बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो इस पर जो ये लॉरेंज बल लग रहा है, यही इसको क्या प्रदान करेगा, अभिकेंद्र बल। तो इसीलिए हम लिख लेते हैं कण को अभिकेंद्र बल। अगर वृत्ताकार पथ में कोई वस्तु गतिमान है तो अभिकेंद्र बल का डिस्कस वहां जरूर होगा। कण को अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल से प्राप्त होता है। कण, हाँ, कण को अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल से प्राप्त होगा। लॉरेंज बल अभी बता के आए हैं, लॉरेंज बल से प्राप्त होगा। अभी लिखिएगा कुछ नहीं, समझ लीजिए पूरा, प्राप्त होगा। तो इसका मतलब है जो अभिकेंद्र बल होगा वो लॉरेंज बल के बराबर हो जाएगा, ठीक। अभिकेंद्र बल का फार्मूला याद बचा, mv² r, और ये हो जाएगा QV b के इक्वल।
अभिकेंद्र बल जो होगा, अगर कोई वृत्ताकार पथ पर कण गतिमान है, उसका द्रव्यमान m है और उसका वेग v है और त्रिज्या वृत्ताकार पथ की r है, तो उस पर एक अभिकेंद्र बल लगता है mv²/r। तो यहाँ पर एक कण गतिमान है जिसका द्रव्यमान v है और उसका आवेश q है और उसका वेग कितना है, v है, और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी है, r। तो यहाँ पर क्या कैंसिल होगा, ये v से v² कैंसिल हो जाएगा, mv = r qv हो जाएगा। यहाँ से अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r निकालें तो ये अपान में आ जाएगा mv/qv। आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकालनी होगी तो आपको पढ़ लेना है उसमें कि आवेशित कण जो गतिमान है उसका द्रव्यमान चाहिए, उसका वेग चाहिए और उसका आवेश पता होना चाहिए और चुंबकीय क्षेत्र पता होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र वो नहीं जो कि ये प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, एक अपवाद टाइप का क्वेश्चन आता है और उसको आप इससे करने लगते हैं। दो चीजें होती हैं, एक तो चुंबकीय क्षेत्र पहले से मौजूद है, तो यहाँ जो पहले से मौजूद चुंबकीय क्षेत्र है वो हमको रखना है यहाँ पर, और एक ये जब वृत्ताकार पथ में गतिमान हो गया है तो अभी आप पढ़ के आए हो धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो एक यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी होगा क्योंकि ये वृत्ताकार पथ में गतिमान हो रहा है ना। तो B = μ0I/2a अभी डेरिवेट किया फार्मूला, उसके अनुसार इसके केंद्र पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी होगा, तो उसको यहाँ नहीं रखना है। जब न्यूमेरिकल पढ़ना तो ध्यान से देख लेना, ये जो B है ये पहले से यहाँ पर उत्पन्न किया गया चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, और एक जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके मूव होने से, चलने से, वो चुंबकीय क्षेत्र अगर दिया है तो वो यहाँ पर आपको नहीं रखना है। समझ रहे हैं, न्यूमेरिकल में बस ये चीज सीरियसली। और क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसमें वो वाला होगा, एक जो उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र वो ज्ञात करना होगा, तो तुम इसको लगाकर आर वगैरह नहीं निकाल दोगे वहां पर, तो इस फार्मूले से वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकाल दोगे। अगर कहे एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गतिमान है तो तुमको क्या क्या ज्ञात है पहले से, जब इलेक्ट्रॉन गतिमान है तो चार्ज पता है ना, क्यों पता है सबको, चार्ज इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9×10⁻31, ये दो चीजें। तो बहुत से कण ऐसे हैं जो कि केवल कण का नाम लिखा होगा, द्रव्यमान नहीं लिखा होगा, उसका आवेश नहीं लिखा होगा, वो आपको ऑलरेडी पता है। अल्फा कण कहते हैं, अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है, तो उसका चार्ज जो होगा प्रोटॉन का 2 गुना होता है, मास आप देख लेंगे कितना होता है। तो अल्फा कण है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये बहुत सारे कण ऐसे हैं कि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में कण का नाम लिखा होगा तो उसकी दो चीजें ऑलरेडी आपको ज्ञात होंगी, एक उसका द्रव्यमान और एक उसका आवेश, ठीक है। वेग दिया होगा, चुंबकीय क्षेत्र दिया होगा, तो ये बात समझ पाए कि वृत्ताकार पथ पर गतिमान होता है और उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ये होती है। फिगर बनाएं। ऐसे देखिए आपने वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r = mv/qv प्राप्त कर लिया है। अब यदि इसमें कोई आवेश गतिमान है, उसके पास वेग है, उसके पास द्रव्यमान है, तो उसके पास गतिज ऊर्जा भी तो होगी, k = 12 mv²। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखा है क्वेश्चन में तो आप कहेंगे यदि आवेश की गतिज ऊर्जा k है, गतिज ऊर्जा k है, k काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं ना, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 12 mv², यही वाला m हो गया और ये वाला वेग हो गया, अर्थात कोई वस्तु अगर गतिमान है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2k यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया और m अपान में आ जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, v²। तो अगर v = निकालोगे तो हो जाएगा √2k/m, ये हो जाएगा ना। तो यह मान अगर हम इसमें रख देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं तो हमारा जो इक्वेशन होगा कुछ और हो जाएगा। तो इसको मिटा है, यह मान v का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए, ये है समीकरण 1, इसमें हम रखने जा रहे हैं। तो r = m और v की जगह क्या लिखें, √2k/m, अपान में क्या होगा, qv। अब ये m अंडर रूट के बाहर है, अगर इसको हम अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, m² हो जाएगा। तो r = √2k और इस m को हम अंदर ले गए यहाँ पर तो हो जाएगा m², अपान में है m और यहाँ लिखा है qv। अंडर रूट के ऊपर है, जितने पर उतने पर लगाइएगा, यहाँ से m से ये m² कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फार्मूला आ गया 2km/qv। q वही आवेश है, v चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर k क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। अगर कहीं काइनेटिक एनर्जी दे रखा है तो डायरेक्ट आप इसमें वैल्यू पुट अप करके रेडियस निकाल सकते हैं कि उसकी त्रिज्या क्या होगी जिस सर्कल पे ये
गतिमान होगा। समझ पाए डेरिवेशन इतना आगे? आपको एग्जाम में जहां तक कहता है कि गतिज ऊर्जा के पदों में आप जो है त्रिज्या को डेरिवेट करिए, तो आप यहाँ तक आएंगे। अगर केवल कहे कि हाँ आर को वेग और चुंबकीय क्षेत्र के पदों में, तो यहीं पर आप छोड़ देंगे इसको। जहां तक आगे पूछा जाए वहां तक आप लेकर के जाएंगे। न्यूमेरिकल में तो काइनेटिक एनर्जी दी है तो आपको यही कर लेना चाहिए, इसी में डायरेक्ट वैल्यू रख दो, क्यों अलग से काइनेटिक एनर्जी निकालो और सब कुछ करोगे। ठीक, नहीं तो जानते हो क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ काइनेटिक एनर्जी रखोगे, द्रव्यमान रखोगे, पहले वेग निकालोगे। ठीक है, वेग निकालकर तब तुम यहाँ पर रखोगे, यही तो करोगे ना। तो अगर काइनेटिक एनर्जी दी है तो इसमें ये सब क्यों करोगे, डायरेक्ट यहाँ पर के लिखोगे और वैल्यू निकाल आएगी। तो उसी के आगे नोट कर लीजिए इसको। हाँ, इसके आगे भी और देखेंगे कि जैसे आवेश को हमको यहाँ से हमने कहा v वेग से प्रवेश कर रहा है, तो किसी आवेश को हाथ से लेकर नहीं फेंका जाता है। किसी आवेश को जब गतिमान कराया जाता है तो उसके लिए डिवाइसेस होते हैं, जैसे साइक्लोट्रॉन है, इसके द्वारा किसी आवेशित कण को तीव्र वेग से फेंका जाता है। जैसे आप कहते हो रदरफोर्ड के प्रयोग में कहते हो कि अल्फा कणों की बमबारी की जाती है, तो क्या अल्फा कणों को जो है किसी उसे पिचकारी से भर के फेंकते हैं क्या? अल्फा कण आवेश हैं, तो आवेश को फेंकने के लिए डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि साइक्लोट्रॉन है, इसके द्वारा किसी आवेशित कण को तीव्र वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। अब साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर काम करता है? साइक्लोट्रॉन को एक वोल्टेज दिया जाता है और वो उतने वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन को त्वरित करता है, गतिमान कराता है। और ये भी आप जानते हैं कोई आवेश गतिमान कब होता है? जब उसको विभवांतर मिलता है। जब तक विभवांतर नहीं होगा तब तक आवेश गतिमान नहीं होगा, तब तक वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे आपने यहाँ पर लगा दिया 10 वोल्ट, यहाँ पर भी लगा दिया आपने 10 वोल्ट, इसके बीच इलेक्ट्रॉन को डाल दिया, ये कहीं नहीं जाएगा, दोनों तरफ बराबर वोल्टेज है। अगर यहाँ विभवांतर आपने उत्पन्न कर दिया, एक तरफ 10 वोल्ट 0 वोल्ट, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, बस ये गतिमान हो जाएगा। तो यदि यहाँ पर कोई वोल्टेज लगाया गया हो, वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पर अप्लाई किया गया हो, उसके द्वारा ये गतिमान हुआ हो, माना आवेश को के गतिज ऊर्जा विभवांतर से प्राप्त होती है, विभवांतर से प्राप्त होती है। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन ये गतिमान हुआ, इलेक्ट्रॉन में लिख दिया क्या, आवेश लिखा, ठीक है। यदि किसी आवेश को हमने विभवांतर से गतिमान कराया हो, तब इसकी गतिज ऊर्जा जो k होती है वो होती है QV होती है गतिज ऊर्जा QV। ये पीछे कहीं पढ़ा नहीं, अभी तक पढ़ा, शायद कहीं भी पढ़ा। यदि किसी भी आवेश को हम विभवांतर में छोड़ देते हैं तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो k बराबर QV हो जाती है। यहाँ से आया देखिए W = QV पढ़ा है आपने, ठीक है। W होता है किया गया कार्य आवेश पर, तो ये विभवांतर क्या करता है, विभवांतर आवेश पर कार्य करता है और उसको गतिमान कराता है। तो वही जो किया गया कार्य होगा किसके इक्वल हो जाता है, गतिज ऊर्जा के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि माना आवेश को k गतिज ऊर्जा v विभवांतर से प्राप्त होती है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, QV। यह मान समीकरण 2 में रख दीजिए, तो R = क्या आ जाएगा 2, और k की जगह क्या लिख दें, Q। ये v अब वेग नहीं है, पहले हमने स्मॉल v बनाया था, देख लीजिएगा, ये कैपिटल V बना रहे हैं, और कैपिटल V यहाँ पर क्या है, वो विभवांतर है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पर दोनों में अंतर रखिएगा, M/QB। R = अब हम b को यहाँ लिख लेंगे, और ये q जो है अभी अंडर रूट के बाहर है, इसको अंडर रूट के अंदर कर देंगे, 2QVM। जब अंडर रूट के अंदर इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा, ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और R = आ जाएगा 1/b √2VM/Q। अब ये जो आपका V दिया है यहाँ पर V विभवांतर है, आप ध्यान रखिएगा, इसको वेग मत मान लीजिएगा। M वही द्रव्यमान है और Q वही आवेश है जो गतिमान था। आगे देखिए अब कि यदि ये वृत्ताकार पथ पर गतिमान है कोई आवेश, तो इसमें आवर्तकाल होगा, अर्थात आपको देखना है कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता होगा। तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, 2 तरीके हैं। एक आप अपना लॉजिक लगा करके निकाल सकते हैं कि एक चक्कर में कितना समय लगा होगा, और एक आप फार्मूलों के माध्यम से निकाल सकते हो।